Welcome to my channel Continuous Learning. This is a platform where we learn together and grow together. अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल सजेशन या फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। सो लेट अस बिगिन। सो फ्रेंड्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी पे। हम ये समझेंगे 8D क्या होती है, हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए, 8D के स्टेप्स से क्या एक्सपेक्टेड आउटपुट होता है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आपके मन में जो भी 8D को रिलेटेड डाउट या क्वेरीज होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। इससे पहले हम 8D पे स्विच करें, हमें यह समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या होती है। इस टॉपिक पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि मैंने पिछली वीडियो इसी सब्जेक्ट पे बनाई थी। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक के थ्रू आप समझ सकते हैं व्हाट एग्जैक्टली अ प्रॉब्लम इज। हम यहाँ पर एक समरी देख लेते हैं। सो प्रॉब्लम बेसिकली इज द गैप बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट एंड अ डिजायर्ड स्टेट, यानी स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल के बीच का जो गैप होता है हम उसे प्रॉब्लम कहते हैं। आइए 8D स्टार्ट करते हैं। सो 8D स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले थोड़ा सा हिस्ट्री देखना होगा, 8D ओरिजिनेट कैसे हुआ। सो 8D काफी लोगों के दिमाग में ये बात फिट है कि 8D फोर्ड मोटर्स ने ओरिजिनेट किया था, बट दिस इज नॉट ट्रू। 8D was created by US Department of Defense। 1974 में US Department of Defense ने 8D प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी क्रिएट किया था। फोर्ड ने लेट 1990s में इसको रिवाइज किया और जो नया वर्जन निकल कर आया उसको ग्लोबल 8D यानी G8D के नाम से देखा जाता है, और ये वो स्टैंडर्ड है जो ग्लोबली मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस फॉलो करती हैं। ये इसकी एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये ऑटोमोटिव और नॉन ऑटोमोटिव दोनों तरीकों की इंडस्ट्रीज में ये एप्लीकेबल होता है। और अगर इस रिपोर्ट का पर्पस देखें, इस मेथडोलॉजी का पर्पस देखें तो इसका तीन ही पर्पस है, आइडेंटिफाई करना, करेक्ट करना और एलिमिनेट करना रेकरिंग प्रॉब्लम्स को। अब जब हमने ये समझ लिया है कि 8D कैसे ओरिजिनेट हुई थी, कहां पर एप्लीकेबल है और 8D का क्या पर्पस है, let us begin with understanding of 8D। so 8D बेसिकली क्या होता है? 8D होता है 8 डिसिप्लिन्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम 8 स्टेप्स में प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और हमारा प्राइम फोकस होता है कि जो रेकरेंट प्रॉब्लम्स हैं, जो रेकरिंग इन नेचर हैं, उसको हम कैसे कर्व कर सकें या कैसे प्लग कर सकें। तो ये 8 स्टेप्स कुछ इस तरीके के होते हैं। D1 होता है क्रिएट अ टीम, D2 होता है डिफाइन द प्रॉब्लम, D3 होता है कंटेन द प्रॉब्लम, D4 होता है आइडेंटिफाई, डिस्क्राइब एंड वेरीफाई रूट कॉजेस, यहां पर हम रूट कॉजिंग पे फोकस करते हैं। D5 होता है चूजिंग करेक्टिव एक्शन, D6 होता है हमारा इंप्लीमेंटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, D7 में हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, और D8 में जब ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम अपने टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हमने इस प्रॉब्लम को फिक्स कर दिया है। अब जब हमें 8 स्टेप्स पता चल गए प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो अब हम इन 8 डिसिप्लिन्स को या 8 स्टेप्स को एक एक करके स्टडी करेंगे। हम ये देखेंगे कि हर स्टेप में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए फॉर एन इफेक्टिव 8D और अ स्ट्रक्चर्ड 8D अप्रोच। तो स्टेप 1 इज D1 यानी क्रिएटिंग अ टीम। तो इसमें हम 4 मेजर स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप नंबर 1, वी आइडेंटिफाई अ टीम ऑफ 3 to 7 पीपल, यानी एक टीम बनाते हैं जिसमें 3 से 7 लोगों के बीच में की हम एक टीम रखते हैं। सेकेंड इज, हमें यह चीज ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे टीम में ना तो 3 लोगों से कम की टीम हो, ना 7 लोगों से ज्यादा की टीम हो। अगर 3 लोगों से कम की टीम होगी तो जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्रिएटिविटी है, स्किल्स हैं, आइडियाज हैं, वो काफी लिमिटेड हो जाएंगे। और अगर 7 लोगों से ज्यादा टीम होगी तो सिंस ग्रुप बहुत बड़ा हो जाएगा तो RCA प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा और टीम की डायनामिक्स जो है वो काफी डिस्टर्ब्ड रहेगी। तो ये है सेकेंड पॉइंट जो हमें ध्यान रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है कि जो मेंबर्स हम सेलेक्ट करते हैं, जो क्रॉस फंक्शनल टीम हम सेलेक्ट कर रहे हैं 3 से 7 लोगों की, इन सारे मेंबर्स में मोस्टली मेंबर्स के पास जो है प्रोडक्ट और प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, तभी इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम कर सकते हैं।
एंड द फोर्थ पॉइंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे टीम में एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होना चाहिए। उसका मेजर काम ये रहता है कि एट एवरी स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग वो हमारी एनालिसिस को, हमारे पॉइंट्स को क्रॉस क्वेश्चन करके वैलिडेट करने में हेल्प करता है। बिकॉज जनरली हम हमारे एरिया में ही प्रॉब्लम्स को हम कई बार आइडेंटिफाई नहीं कर पाते बिकॉज हम उन प्रॉब्लम्स के बीच में होते हैं। बट अगर वहीं पर एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर होगा या दूसरे डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय होगा तो उसे वो प्रॉब्लम हमारे कंपैरेटिवली जल्दी दिख जाएगी। सो दिस इज द रीजन एक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर रखना जरूरी है। हमारा जो सेकेंड स्टेप होता है यानी D2, इसमें हम प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं। तो हम सबको पता है कि परसेप्शन एक ऐसी चीज है जो हम टाइम के साथ बिल्ड कर लेते हैं। आपको ये दो इमेजेस दिख रही होंगे, इसमें दो लोग, एक टीम हमारे लेफ्ट में, एक टीम हमारे राइट में, ये दोनों अपनी जगह पे सही बोल रहे हैं। बट द डिफरेंस इज कि इनकी अपनी अपनी परसेप्शन है जो इन्हें दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में ना पड़ने के लिए हमें जो सबसे जरूरी चीज है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में कि हम प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करें। तो इस वीडियो में मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैंने पिछला वीडियो इसी सब्जेक्ट पे बनाया था कि प्रॉब्लम डेफिनेशन हमें कैसे करनी चाहिए। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। मैं जस्ट समराइज कर देता हूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो सबसे अच्छा टूल होता है वो 5W1H होता है। इस टूल में हम ये 6 क्वेश्चंस के थ्रू इस तरीके से प्रॉब्लम को लिखते हैं ताकि एक इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाती है। तो हम क्वेश्चंस को ऐसे पुटअप करते हैं जैसे व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम, हु आइडेंटिफाइड द प्रॉब्लम, वेयर वाज द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, व्हाट इज द प्रॉब्लम एंड एटसेट्रा। तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स को लिखते हैं और एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट करते हैं ताकि पूरी टीम जो उस पर काम कर रही है वो अंडरस्टैंड कर दे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 हमारा होता है कंटेनमेंट के लिए, यानी हम प्रॉब्लम को कंटेन करते हैं। तो आप सबने देखा होगा जब हमें चोट लगती है तो हम इमीडिएट फर्स्ट एड लगाते हैं, दैट इज अ कंटेनमेंट एक्शन, है ना। अगर हमें चोट लगी है तो डॉक्टर के पास जाने से पहले हम उस एरिया को कपड़े से रैप करते हैं ताकि एक तो इन्फेक्शन ना हो, दूसरा ब्लड का फ्लो रोक सके, तो हम कंटेनमेंट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से जब प्रॉब्लम आती है तो हम भी फोकस करते हैं कि हम इमीडिएटली कुछ कंटेनमेंट एक्शन ले लें सो दैट कस्टमर जो है मिनिमम एक्सपोजर पे रहे। तो इसमें हम 4 स्टेप्स फॉलो करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कि हमें फोकस करना चाहिए टेम्पररी या क्विक फिक्स, ताकि कस्टमर की लाइन को, जो भी हमारा कस्टमर है, चाहे वो इंटरनल कस्टमर है इन केस हम इंटरनल प्रॉब्लम पे काम कर रहे हैं, और अगर हमारा एक्सटर्नल कस्टमर है तो एक्सटर्नल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये फोकस करना चाहिए कि हम इमीडिएट ऐसा कोई एक्शन लें जिससे उसकी लाइन सपोर्ट हो जाए या उसका पर्पस सॉल्व हो जाए। सेकेंड, हम आइडेंटिफाई करते हैं सारा सस्पेक्टेड मटेरियल जो पाइपलाइन में है, इंक्लूडिंग रॉ मटेरियल, WIP मटेरियल, FG मटेरियल, इन ट्रांजिट मटेरियल, कस्टमर के पास जो रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है उसके रॉ मटेरियल स्टोर में, या कस्टमर के WIP पे पड़ा है। तो हम इन सारे मटेरियल को आइडेंटिफाई करते हैं स्टेज वाइज सो दैट एट अ पॉइंट हमें पता रहे कि कितना मटेरियल हमारा स्टेक पर है या इस प्रॉब्लम में कितना ज़्यादा एक्सपोजर है। थर्ड पॉइंट इज हमें एक्शन ऐसा लेना चाहिए कंटेन करने के लिए कि प्रॉब्लम को एटलीस्ट तब तक सस्टेन कर ले जब तक हम रूट कॉज एनालिसिस करके इसका एक परमानेंट सोल्यूशन ना निकाल लें। एंड द फोर्थ पॉइंट इज हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कंटेनमेंट एक्शन तो हम उसको फॉलो अप जरूर करें कि वो इन प्लेस है कि नहीं है। हमारा एंड गोल ये है कि कस्टमर शुड नॉट बी इम्पैक्टेड। तो इस जो स्टेप है इससे हमें यही फोकस करना चाहिए। हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम आइडेंटिफाई कर लें अलग अलग स्टेजेस पे क्या मटेरियल है और हमें क्या इमीडिएट एक्शन या क्या क्विक फिक्स करना चाहिए ताकि जो हमारा इमीडिएट कस्टमर है उसकी लाइन इम्पैक्टेड ना हो या उसको इसकी वजह से मेजर लॉसेस ना हो रहे हो। हमारा जो नेक्स्ट डिसिप्लिन है दैट इज D4, इट इज आइडेंटिफाइंग, डिस्क्राइबिंग एंड वेरीफाइंग रूट कॉजेज। तो इस स्टेप में हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं। तो हमें 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, नंबर 1 इज अकरेंस एंड नंबर 2 इज डिटेक्शन और आउटफ्लो। तो समझते हैं इसका क्या मतलब है। अगर कस्टमर के पास कोई कंप्लेंट आई है तो उसमें 2 ही केस हो सकते हैं। केस नंबर 1, वो प्रॉब्लम मेरे यहाँ से जनरेट हुई होगी, ऑब्वियसली जब मेरे यहाँ पे जनरेट हुई है तभी वो कस्टमर तक पहुंची है। एंड नंबर 2, ये प्रॉब्लम मेरे यहाँ पे डिटेक्ट नहीं हुई, क्योंकि अगर ये मेरे यहाँ पे डिटेक्ट हो जाती तो फिर ये कस्टमर एंड तक नहीं पहुंचती। तो
इन दो केसेस पे जो हम रूट कॉज आइडेंटिफाई करते हैं, एक को बोलते हैं रूट कॉज एट अकरेंस, जो अकरेंस पे फेलियर होता है, और दूसरा होता है रूट कॉज एट डिटेक्शन, यानी जो हमारा डिटेक्शन फेलियर होता है। तो इन दोनों फेलियर को जब हम प्लग करते हैं तो फिर हम ये कहते हैं कि हमने रूट कॉजेस को फिक्स कर लिया। तो ये दो फेलियर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम करते हैं रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस करने के लिए ये 7 टूल्स मोस्टली यूज करते हैं। इससे एडवांस टूल्स भी हैं अवेलेबल, बट इन 7 टूलों से मोस्टली काम हो जाता है। ये 7 टूल्स हैं: ब्रेनस्टॉर्मिंग, FMEA, कंट्रोल चार्ट्स, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, 3-legged 5 why एनालिसिस, GRNR यानी गेज रिपीटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी, MSA में करते हैं हम, एंड 7th इज स्कैटर डायग्राम। ये हम यूज करते हैं कोरिलेशंस आइडेंटिफाई करने के लिए दो वेरिएबल्स के बीच में। तो इसमें जो 5th टूल है 3-legged एंड 5 why एनालिसिस, तो इसमें जो 3-legged है, ये 3 लेग बेसिकली अकरेंस, डिटेक्शन और सिस्टम फेलियर के लिए है। मतलब हम 5 why करते हैं अकरेंस लेवल पे, 5 why करते हैं डिटेक्शन लेवल पे, और 5 why करते हैं सिस्टम लेवल पे, ये समझने के लिए कि अकरेंस में क्या फेलियर हुआ, डिटेक्शन में क्या फेलियर हुआ, और सिस्टम लेवल पे क्या फेलियर हुआ जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अकर हुई या पकड़ी नहीं गई। तो इन टूल्स पे मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि ये टूल्स कब और कैसे यूज करना चाहिए, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। अभी हम ये समझ लेते हैं कि इन 7 टूल्स की हेल्प से पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं पॉसिबल कॉजेज, फिर कॉज वैलिडेशन करने के बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे रूट कॉजेज। तो हमने आइडेंटिफाई किया, डिस्क्राइब किया और वेरीफाई कर लिया। ध्यान रहे, जो भी रूट कॉज निकालें, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय सम डेटा। फीलिंग बेस्ड नहीं होना चाहिए, परसेप्शन बेस्ड नहीं होना चाहिए, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय डेटा। एक चीज और आप ध्यान रखिए कि अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसे मैं दोबारा रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, इसका मतलब मैंने उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं किया या मैंने रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं किया। तो ऐसे केस में क्या है कि अगर मैंने कोई रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया, तो उस रूट कॉज को अगर मैं प्लग करता हूं तो प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए, और अगर वापस ले आता हूं तो प्रॉब्लम आ जानी चाहिए। अगर हम इस सिचुएशन पे पहुंच जाते हैं ड्यूरिंग सिमुलेशन, तो हम कह सकते हैं कि हमने सही रूट कॉज आइडेंटिफाई किया है। हमारा अब नेक्स्ट डिसिप्लिन है D5। D5 में हम चूज करते हैं और वेरीफाई करते हैं करेक्टिव एक्शन को। तो इस स्टेप को हम 3 फेजेस में समझेंगे। पहला फेज है, हमें यह समझना है कि करेक्टिव एक्शन क्या करता है, यह क्या करेगा। इसमें 3 पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। नंबर 1, जिस रूट कॉज के अगेंस्ट में मैं ये करेक्टिव एक्शन ले रहा हूं, उस रूट कॉज को ये करेक्टिव एक्शन फिक्स कर दे बिना कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने ये करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट किया बट उसकी वजह से एक नई प्रॉब्लम शुरू हो गई, पुरानी तो खत्म हो गई बट एक नई प्रॉब्लम चालू हो गई। सेकेंड पॉइंट, जब मैं ये करेक्टिव एक्शन इंप्लीमेंट कर दूं तो मैं आई एम इन अ सिचुएशन जब मुझे कंटेनमेंट एक्शन को मैं हटा सकता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि करेक्टिव एक्शन भी चल रहा है और कंटेनमेंट एक्शन भी चल रहा है। बोथ ऑफ द थिंग्स कैन नॉट हैपन टुगेदर। थर्ड, इसके हेल्प से हम एक मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करते हैं ताकि उसको अगर मैं मॉनिटर करूं तो मुझे करेक्टिव एक्शन की इफेक्टिवनेस का पता चल जाए। तो करेक्टिव एक्शन ये 3 चीजें हमें हेल्प करता है करने में। सेकेंड फेज इज, हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है। तो इसके बेसिकली 4 मैक्रो तरीके हैं पता करने के। दैट अगेन डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का सोल्यूशन मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं। तो वो 4 तरीके हैं ये। नंबर 1, डिजाइन वेरिफिकेशन। नंबर 2, प्रोडक्ट वैलिडेशन। नंबर 3, बेंचमार्किंग। एंड नंबर 4, सिमुलेशन। तो डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का सोल्यूशन है, हम इन 4 स्टेप्स में से कोई एक स्टेप यूज करके चेक कर सकते हैं कि जो मेरा करेक्टिव एक्शन मैं ले रहा हूं वो ठीक है कि नहीं है। थर्ड फेज इज, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि जो मैं करेक्टिव एक्शन ले रहा हूं वो हमारे लिए एज एन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है कि नहीं है। तो हम ये चेक करते हैं कि गुड सोल्यूशन मस्ट कंसीडर व्हाट। तो क्या क्या चीजें कंसीडर करना चाहिए वाइल कंफर्मिंग कि ये सोल्यूशन अच्छा है। तो 5 मेजर चीजें होती हैं। नंबर 1, कॉस्ट। बहुत हाई कॉस्ट इनपुट वाला एक्शन भी सजेस्टेबल नहीं होता। नंबर 2, जो इंप्लीमेंटेशन का टाइम है वो भी कम से कम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज कंप्लेंट आ गई है और मैंने एक प्लान बना लिया कि मैं 2 महीने में ये एक्शन लूंगा, लॉजिकल नहीं है। नंबर 3, कितने आसानी से उस एक्शन को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूं। नंबर 4, जब मैं सोल्यूशन बना रहा हूं तो मैं ये भी ध्यान रखूं कि इंप्लीमेंटेशन में और क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं, यानी इसे कहते हैं फोर्सिंग रेजिस्टेंस, आगे जाकर क्या क्या दिक्कतें आएंगी। एंड 5th, पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स, यानी इसको मैं एक बार इंप्लीमेंट करूंगा तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो जब भी मैं एक सोल्यूशन को इंप्लीमेंट करूं या प्लान बनाऊं तो मुझे ये 5 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए: कॉस्ट, टाइम, ईज ऑफ इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन इश्यूज एंड पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स।
Let us move to our next discipline, which is D6, and this discipline is implementing and validating corrective action. तो इसे भी हम 3 phases में समझेंगे. Phase 1 is how to implement and validate. हम कैसे implement करें और validate करें. तो ये again हम 3 steps में करेंगे. Step number 1, हम इसमें एक implementation action plan बनाएंगे कि हमें क्या क्या करना है. Second, हम एक एक्शन ट्रैकर बनाएंगे कि ये एक्शन आइटम्स हैं, इनको इंप्लीमेंट करना है, ये स्टार्ट डेट है, ये एंड डेट है, और उसके बाद हम उस एक्शन ट्रैकर की मॉनिटरिंग करेंगे. और थर्ड, जैसे जैसे हम एक्शन को इंप्लीमेंट करते जाएंगे, हम रिजल्ट्स को मॉनिटर करते जाएंगे टू वेरीफाई कि करेक्टिव एक्शन इफेक्टिव है कि नहीं है. फेज नंबर 2 स्टेप का है कि हम इसमें अप्रोच कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए. तो इसमें हम पीडीसी अप्रोच फॉलो करते हैं. हम पहले प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है, फिर हम उसे इंप्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट्स को चेक करेंगे, और उसके हिसाब से फिर हम अगर ज़रूरत पड़ी तो अपने प्लान को दोबारा से वेरीफाई करेंगे. तो ये स्टेप करने के बाद जो इस स्टेप में हम टूल्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी बेसिकली 4 तरीके के टूल्स हम यूज़ करते हैं इसमें. 1 इज़ FMEA, हमें काफ़ी हेल्प करता है इस स्टेप में. सेकेंड इज़ कंट्रोल प्लान, थर्ड इज़ प्रोसेस फ्लो चार्ट, एंड फोर्थ इज़ पोकायोके यानी एरर प्रूफिंग. तो इन टूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं अपना एक्शन प्लान बनाने में, उसको स्ट्रक्चर करने में, और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें ये हेल्प करता है. एंड पोकायोके हमें हेल्प करता है टू एंश्योर कि जिस पर्टिकुलर रूट कॉज के लिए मैं एक्शन ले रहा हूँ वो अब दोबारा रिपीट ना हो. सो वी मूव टू D7 नाउ. यहाँ पर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे फोकस करते हैं. प्रिवेंटिव मेजर बेसिकली फोकसेस ऑन द रिस्क. तो इसमें हम 4 पॉइंट्स या 4 मेजर स्टेप्स बेसिकली फॉलो करते हैं. तो इस स्टेप में अगर मैं आपको मैक्रो बताऊं तो हमने इससे पहले क्या किया, हमने रूट कॉज आइडेंटिफाई कर लिया, हमने करेक्टिव एक्शन ले लिए, करेक्टिव एक्शन को वैलिडेट कर लिया. अब हमें ये देखना है कि करेक्टिव एक्शन तो हमने ले लिया रूट कॉज को खत्म करने के लिए. तो अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स में ये देखेंगे क्या कोई और पॉसिबल रिस्क बच गया. अगर बच गया तो हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं. आइडेंटिफाई करने के बाद थ्रू FMEA हम उसको फिर एक्शन प्लान बनाते हैं मिटिगेट करने के लिए. तो इस स्टेप में हम 4 बेसिकली चीज़ें करते हैं. नंबर 1, हम अपने जो अभी तक हमने एक्शन पॉइंट्स लिए थे उसको हम सस्टेन करते हैं. 2, हम डॉक्यूमेंट्स को स्टैंडर्डाइज करते हैं. हमारे प्रोसीजर्स हो गए, SOPs हो गए, ट्रेनिंग प्लान हो गए, फिक्सचर्स हो गए, पोकायोके अगर हमने कुछ बना रखा है तो हम उसको स्टैंडर्डाइज करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं. थर्ड, हम FMEA का यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और रिस्क को मिटिगेट करने के लिए. FMEA इज फेलियर मोड एंड इफेक्ट एनालिसिस. फोर्थ इज कि जो भी हमने यहाँ पर सीखा, अपनी लर्निंग्स हमें इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से हुई, हम ये देखते हैं कि क्या ऐसा कोई सिमिलर प्रोडक्ट मेरे ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करता है, तो मैं सेम एक्शन वहाँ भी इंप्लीमेंट कर दूंगा. मैं वेट नहीं करूँगा कि वहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं उस पर कुछ काम करूँ. तो ये एक तो हो गया सेम प्रोडक्ट पे, और दूसरा हो गया सेम लाइन पे. तो इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिप्लॉयमेंट, कि हम सेम एक्शंस को अक्रॉस दी ऑर्गेनाइजेशन रेप्लिकेट करते हैं ताकि अगर और कहीं पर ऐसा रिस्क हो तो पैरेलली मिटिगेट हो जाए. प्लस हम अपनी लर्निंग्स को ऑर्गेनाइजेशन में शेयर करते हैं सो दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम दीज फेलियर्स. Now let us move to D8, which is the last step of our 8D methodology. इस स्टेप में हम टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं. कहने को ये लास्ट स्टेप होता है, बट दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ 8D. इसमें हम टीम को जो इसमें इन्वॉल्व होती है उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करते हैं, एक्नॉलेज करते हैं और रिकॉग्नाइज करते हैं. इससे लोगों को मोटिवेशन मिलता है, लोग ओनरशिप लेते हैं. तो जो टीम इस पे काम करती है उसमें टीम लीडर को या टीम चैंपियन को ये इंश्योर करना चाहिए कि वंस द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व्ड वो टीम को रिकॉग्नाइज करे, जो की लीडर्स थे जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट पुट इन किया उनको अप्रिशिएट करे. प्लस अगर टाइमली फीडबैक मिलता है तो द पीपल कंटिन्यूअसली इंप्रूव. सो ऑल द 8Ds जब इनको हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में टाइप करके सबमिट करते हैं, इसे 8D रिपोर्ट कहा जाता है. अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि 8D रिपोर्ट कैसे भरा जाता है. आप कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए अगर आप चाहते हैं कि मैं ये इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊं. आशा करता हूं इससे आपके जो भी क्वेरीज रही होंगी 8D को लेकर वो क्लियर हो गई होंगी. तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही दोस्तों. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. हम फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.